हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले मैं पाषाण काल, महापाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में बता चुका हूँ। आज हम देखते हैं सिंधु घाटीय सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटीय सभ्यता क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, लोगों का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन किस तरीके था, इसका पतन कैसे हुआ, आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं वीडियो भी फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ और वॉइस भी फ़ोन से ही रिकॉर्ड करता हूँ, फिर इनको मैं मर्ज कर देता हूँ ताकि आपको आवाज़ अच्छी मिल सके। एक ही फ़ोन से वीडियो और ऑडियो बनाने में आवाज़ स्लो आती है और साफ़ नहीं आती है दोस्तों। फिर इनको जब मैं मर्ज करता हूँ तो वीडियो, कुछ फ़ोन मेरा इतना हाई नहीं है कि वीडियो सही से मर्ज हो सके। पिछली जो ताम्रपाषाण काल की वीडियो थी उसमें दोस्तों वॉइस थोड़ी मिच मैच हो रही थी। फ़ोन की स्पीड कम होने के कारण थोड़ी वॉइस अच्छी से मर्ज नहीं हो पाई दोस्तों, तो आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा और अगली आने वाली वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और कन्फ्यूजिंग भरा है। कन्फ्यूजन थोड़ी सी आपको ज़्यादा हो सकती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिएगा और अपनी प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ वगैरह। और इससे पहले की जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी वाकई में बनना चाहते हैं तो आपको कन्फ्यूजन से दूर रहना होगा। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन से ये बनती है कि क्वेश्चन हमें आता है और पेपर में हमसे गलत होता है। यही बात कि हम पेपर में जब आंसर की चेक करते हैं तो दुख होता है और फिर हमारे नंबर 1/1/3 1/4 माइनस मार्किंग चली जाती है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। वो बेसिकली बाबा आदम वाले ज़माना गया कि जब कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पढ़ के, पॉइंट्स वही लिमिटेड पॉइंट्स थे, हम पढ़ लेते थे और क्वेश्चन बन जाता था। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा फैक्ट पूछता है दोस्तों। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखने की कोशिश की, आपको पॉइंट्स भी बताए हैं और आपको बेसिकली सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन लोगों को बताया गया है और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मैंने बताने की कोशिश की है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो डायरेक्टली बनते हैं उन्हें भी पकड़ सकें और इनडायरेक्टली बनने वाले क्वेश्चनों को भी आप पकड़ सकें और पेपर में अच्छा, अपने अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और सफल हों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सिंधु घाटीय सभ्यता। सिंधु घाटीय सभ्यता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और जो मिलेगा आपको, वो 2500 से 1750 बीसी, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के बीच सिंधु घाटीय सभ्यता थी। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा तथा विभिन्न बुकों में अलग अलग डेट को मेंशन किया गया है। आपको पेपर में यही डेट मिलेगी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीयकृत सभ्यता थी, एक नगरीयकृत सभ्यता थी, एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इससे पहले हमने ताम्रपाषाण काल में देखा कि मानव द्वारा जो उपयोग की गई धातु थी वो तांबा थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा प्लस टिन को आयात करके, टिन को आयात करके, दोनों को मिक्स करके एक धातु बनाई जो कांसा थी। तांबे से अधिक मजबूत कांसे धातु को बनाया था और एक सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1500 से 700-600 बीसी के बीच रहने वाली वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी यानी कि सभ्यता हमेशा उन्नति की ओर बढ़ती है, ना कि अवनति की ओर। सिंधु घाटीय सभ्यता नगरीकृत सभ्यता थी जो कि 2500 से 1750 बीसी के बीच, और वैदिक सभ्यता जो कि 1500 से 600 बीसी के बीच थी, वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। है ना आश्चर्यजनक बात? यही बात है। और विभिन्न इतिहासकारों में इसका विकास कैसे हुआ, इसका उद्भव कैसे हुआ, किन लोगों को द्वारा इस सभ्यता का विकास किया गया, अभी तक इसका पतन कैसे हुआ, कैसे यह सभ्यता एकदम से नष्ट हो गई, इतिहासकारों में मतभेद बना हुआ है। विभिन्न इतिहासकार विभिन्न बातें बताते हैं जो अभी हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, विश्व की कुछ सभ्यताएं देखते हैं हम। इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे बना है। सारे क्वेश्चन नज़र में है मेरे, पीसीएस वगैरह में, आईएएस में और एसएससी वगैरह में कौन से क्वेश्चन बने हैं। मैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, ताकि आप देख सकें कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। आपको मैं बताऊं
कि बुक से पढ़े में आपको नुकसान बस यही है कि जो नए तैयारी करने वाले में उतना पता नहीं चलता है कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, लोकेशन भी आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कौन से स्थल हैं जो कि इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आप पकड़ सकें। तो सबसे पहले कुछ सभ्यताएं देखते हैं कि विश्व में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी और किस लिए फेमस थी, सिंधु घाटी का सभ्यता का विस्तार किन क्षेत्रों में है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि प्रमुख सभ्यताएं देखते हैं कहां कहां पे विश्व में कौन सी सभ्यताएं थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के किनारे इराक में सभ्यता थी जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अधिकतर व्यापार आवागमन मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता था और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्ववर्ती तथा समकालीन सभ्यता है। अब देखते हैं मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो कि विभिन्न पिरामिडों के कारण जानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े पिरामिडों के लिए जानी जाती है, नील नदी के किनारे अवस्थित हुई। क्रीट सभ्यता भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में भूमध्य सागर में क्रीट सभ्यता का विकास हुआ। भूमध्य सागर में मेनली कुछ द्वीपों पर ही क्रीट सभ्यता का विकास हुआ जो कि अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसके बाद देखते हैं चीन की सभ्यता जो कि वांगहो नदी के किनारे है। चीन की सभ्यता का विकास हुआ और सबसे पहले पेपर का जो उद्भव किया गया, विकास किया गया, उस चीन की सभ्यता द्वारा किया गया। अब हम देखते हैं अपनी ये सभ्यता जो कि सिंधु घाटी है सभ्यता, इसका विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ है। दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी कि जितनी भी सभ्यताओं का विकास होता है वो अक्सर नदियों के किनारे ही क्यों होता है। कि सिंधु घाटी सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, क्रीट सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता अक्सर नदियों किनारे ही क्यों विकसित हुई। और आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन नदी के किनारे और यहाँ मिसिसिपी मिसौरी नदी के किनारे भी सभ्यताओं का विकास हुआ है। अक्सर नदियां के किनारे ही सभ्यताओं का विकास इसलिए होता है कि लोगों को अपने वाणिज्यिक या कृषि के कामों के लिए और विभिन्न उपयोग के लिए जल की आवश्यकता होती है और नदियों के द्वारा ही उपजाऊ कृषि मिलती है, जल की आवश्यकता पूरी होती है, इसलिए विभिन्न सभ्यताएं ही नदियों किनारे अवस्थित होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन क्षेत्रों में है और इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि इस टॉपिक में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कंफ्यूजन इससे भी ज़्यादा तब बढ़ जाएगी जब हम इसके स्थलों को देखेंगे। इससे मैं आपसे पहले ही कहूँगा कि अधिकारी अगर बनना है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, इसके विस्तार को देखते हैं कि एसएससी में पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणीय स्थल कौन कौन से हैं और किस नदी के किनारे हैं, किन क्षेत्रों में अवस्थित हैं। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान में जो 1947 से पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे, इन क्षेत्रों में भी सिंधु घाटी सभ्यता अवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा जो स्थल मिले हैं वो भारत में मिले हैं। 900 प्लस स्थल जो कि निरंतर खुदाई जारी है, स्थल नए नए मिल रहे हैं। 900 प्लस स्थल भारत में मिले हैं, 450 प्लस स्थल पाकिस्तान में मिले हैं, अफगानिस्तान में 2 स्थल मिले हैं। 2 स्थल कौन से मिले हैं जी हम कल की वीडियो में देखेंगे और स्थलों की लोकेशन को मैं भी अगली वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन थी। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा किन नदियों किनारे और किन क्षेत्रों में अवस्थित थे, उनकी लोकेशन को मैं भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में आज बता रहा हूं और सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्षेत्र विस्तार था किन क्षेत्रों में था वो बता रहा हूं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वीय स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, में मेरठ जिले में अवस्थित है। सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद में देखते हैं सबसे उत्तरी स्थल है मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। सबसे दक्षिणी स्थल है दैमाबाद जो कि गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के किनारे अवस्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है।
अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल जो भारत से बाहर है, बलूचिस्तान में सुत्क आंगेडोर, जो कि दासक नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि दासक नदी से किनारे अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अधिकतर विस्तार हुआ है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकतर हुआ है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्व से पश्चिम लंबाई की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम लंबाई है 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई हैगी 1400 किलोमीटर। दोस्तों मैं सोच रहा था मैप ना बिगड़े, चलिए बिगाड़ लेते हैं मैप को। 1600 किलोमीटर और पूरब से जो पश्चिम की जो लंबाई है वो है 1400 किलोमीटर। अब आप देखेंगे इसका जो मैप बन रहा है एक तीर के जैसा त्रिभुजाकार आकृति बन रही है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित थी। सिंधु घाटी सभ्यता इन्हीं क्षेत्रों में जितने भी स्थल मिलेंगे इन्हीं क्षेत्रों में अवस्थित मिलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार आकृति है। इसकी पूरा पश्चिम लंबाई 1600 किलोमीटर, उत्तर दक्षिण लंबाई है जो 1400 किलोमीटर है। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, चूंकि निरंतर खुदाई जारी है, स्थल मिल रहे हैं, क्षेत्रफल बढ़ रहा है। वर्तमान में 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर इस सभ्यता का क्षेत्रफल है। यानी कि इतने बड़े क्षेत्रफल में सिंधु घाटी सभ्यता अवस्थित थी। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 15 लाख क्षेत्रफल में सिंधु घाटी की सभ्यता अवस्थित थी, जो कि सिंधु की सहायक नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के किनारे अवस्थित थी और भारत के पूर्वीय क्षेत्रों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। हेलो दोस्तों, बीच में लाइट चली गई थी दोस्तों, इसलिए वीडियो पूरी नहीं बन पाई थी। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं देख चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार कितना है वो हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुई, काल क्या रहा, उद्भव किन लोगों के द्वारा किया गया और सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किया है किन लोगों ने किया है, नगर नियोजन की व्यवस्था कैसी थी, घर कैसे थे, कृषि व्यवस्था, पशुपालन, व्यापार, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, लिपि कैसी थी, मनोरंजन के लिए किन चीजों का उपयोग करते थे और पतन कैसे हुआ, इस सभ्यता का कुछ पॉइंट लिखे हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। तो देखते हैं हम सबसे पहले कि पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर को कनिंघम को कहा जाता है, जिन्होंने 1863 में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की थी। पुरातत्व सर्वेक्षण को जो विभाग बनाया गया वायसराय कर्जन के द्वारा बनाया गया, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कई बार। अब देखते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस क्रम में धीरे धीरे तथा किन लोगों के द्वारा की गई। सबसे पहले चार्ल्स मैसन 1826 में पाकिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान में वहां स्थानीय लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा से ईंटों के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है और चार्ल्स मैसन ईंटों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता बताते हैं कि यहाँ पे पहले कोई सभ्यता थी और ईंटों के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, परंतु इनकी बातों को उतना फैलाया नहीं जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी है जैसे नरेटिव ऑफ जर्नी, एक बुक लिखी है नरेटिव ऑफ जर्नी, जो एक बार पीसीएस में पूछी गई थी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की है 1826 में चार्ल्स मैसन ने पाकिस्तान में की है। जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने 1856 में हड़प्पा से प्राप्त ईंटों का उपयोग रेल लाइन बिछाने में किया, जो कि रेल लाइन कराची से लाहौर की ओर बिछाई जा रही थी। जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन को बर्टन बंधु भी कहा जाता है। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में, जो कि पुरातत्व विभाग के उस समय प्रमुख थे, इनके निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में, क्वेश्चन यहां से लाखों बार पूछे गए हैं कि किनके निर्देशन में तथा किनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की या मोहनजोदड़ो की खोज की गई। तो 1921 में आप इसे हमेशा याद रखेंगे। 1921 में जॉन मार्शल के द्वारा पुरातत्व विभाग की जो प्रमुख थे, इनके निर्देशन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। दयाराम साहनी ने हड़प्पा को 1921 में खोजा और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की। अब देखते हैं
इसका काल क्या रहा है, इसके काल के बारे में कई इतिहासकारों के अलग अलग मत दिए गए हैं, जिसमें से जॉन मार्शल के द्वारा 3250 से लेकर 1750 से के बीच सिंधु घाटी सभ्यता के काल निर्धारण किया गया। 3250 से 2750, इसको भी कई बार पूछा गया है। कार्बन डेटिंग के द्वारा 2300 से 1750 बताया जाता है। कार्बन डेटिंग द्वारा जैसे जीवाश्मों की आयु बताई जाती है, और यूरेनियम डेटिंग एक होती है जैसे चट्टानों की आयु बताई जाती है। सर्वमान्य जो काल माना जाता है, आपको एग्जाम में यही काल मिलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल किस टाइम पीरियड पे रहा है, तो 2500 से 1750 बीसी के बीच रहा है। अब देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किन लोगों को द्वारा किया गया। इसमें कुछ विदेशी मत और देसी मत दिए गए हैं। विदेशी मत जो दिए गए हैं जॉन मार्शल और व्हीलर के द्वारा दिए गए हैं। जॉन मार्शल और व्हीलर के द्वारा दिए गए हैं। जॉन मार्शल और व्हीलर ने कहा है कि सुमेरियन लोग जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे, सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का ही उद्भव किया गया है। ये किस आधार पर इन्होंने कहा है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के घर तथा मुहूर्त एक जैसी प्राप्त हुए हैं। और जो मत दिए गए हैं देसी लोगों के द्वारा कहा गया है, जिनमें राखलदास बनर्जी ने कहा है कि द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया गया। इसमें देशीय लोगों द्वारा और विदेशीय इतिहासकारों द्वारा कहा गया अंतर इस आधार में बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकासी की व्यवस्था मिली है वो सुमेरियन सभ्यता में नहीं मिली है। यानी कि जो देसी इतिहासकार है उन्होंने विदेशी इतिहासकारों से कहा है कि आप किस आधार पर कह सकते हैं कि सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को बसाया है, क्योंकि जल निकासी की जो व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई है वो तो सुमेरियन सभ्यता में प्राप्त ही नहीं हुई। ईंटों का आकार जो सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग किया गया वो सुमेरियन सभ्यता में बिल्कुल नहीं किया गया। मोहरों में भी अंतर पाया गया है। यहाँ की जो मोहरें मिली हैं वो अलग आकार की थी, यहाँ की जो मोहरें मिली हैं वो अलग आकार की थी। हालांकि कुछ मोहरें मिली हैं तो इतिहासकार उसे व्यापार का कारण मानते हैं कि व्यापार के द्वारा उन मोहरों का आदान प्रदान हुआ होगा। सर्वमान्य जो मत दिया जाता है वो भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा सिंधु घाटी, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किन लोगों के द्वारा किया गया, तो भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा दिया गया। आपको ऑप्शन में भूमध्य सागरीय लोगों द्वारा, सुमेरियन लोगों के द्वारा, द्रविड़ जाति के लोगों के द्वारा आप टिक करेंगे कि भूमध्य सागरीय लोगों के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का उद्भव किया गया। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा बड़ा बने, आप टाइमली 2-3 बार रिवाइज कर सकें, इसलिए मैं वीडियो छोटा बनाने के लिए आपको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ। नामकरण जो किया गया है, यानी कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसे कि इस सभ्यता का उद्भव सिंधु नदी के किनारे हुआ है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है? अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती जो लिप्त हो गई है इसके बीच ही स्थित थे, इसलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? कि सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा ही प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा कॉपर और टिन को मिलाकर एक धातु बनाई गई थी जिसे कांसा कहा जाता है, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? कि उस काल यानी कि वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, साथ ही साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन साहित्यिक साक्ष्यों को अभी तक नहीं पढ़ा गया है, ऐसे काल को हम आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि तो मिली है, लेकिन इतिहासकारों द्वारा अभी तक उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। भाव चित्रात्मक लिपि थी। प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। अब हम देखते हैं नगर नियोजन व्यवस्था। नगर नियोजन किस तरीके से किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य बात जो है वो नगर नियोजन व्यवस्था ही है। उत्तम जल निकासी व्यवस्था भी इसकी प्रमुख बात है, यानी कि यहाँ पे जो अन्य सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है। नगरीय व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता और उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। कैसे थी आइए देखते हैं।
कि नगरों को बसाने में ग्रिड पद्धति का उपयोग किया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी इस तरीके से, और सड़कों के किनारे घरों को बसाया जाता था। ये घर बसे हुए हैं, आप देख सकते हैं। घरों के दरवाजे और घरों में बीच बीच में भी छोटी छोटी गलियां बनाई जाती थी। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क में ना खुलकर छोटी या गलियों में खुलते थे। ये थी ग्रिड पद्धति, एक व्यवस्थित नगर बसाने की पद्धति थी। नगरों का विभाजन कैसे किया गया था? नगरों को, जैसे ये पूरा नगर है, इसको पूर्वीय भाग और पश्चिमी भाग में बांटा जाता था। पूर्वी भाग जो कि निचला होता था, अदुर्गीकृत होता था, और इस भाग में किसान और मजदूर रहते थे। क्योंकि पश्चिमी भाग ऊंचा होता था, दुर्गीकृत होता था, और अमीर लोग इस भाग में रहते थे। इसमें एक अपवाद भी है कि धोलावीरा में, यूपीएससी में यह प्रश्न बना है और यूपीपीसीएस में भी प्रश्न बना है कि धोलावीरा को, यानी किस भाग को, किस सिंधु घाटी स्थल को 3 भागों में बांटा गया था। सभी स्थलों को 2 भागों में, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, और धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। अब देख लेते हैं हम कि घर किस तरीके के थे। घरों में जो ईंटें उपयोग की गई थी, दरवाजे थे, जल निकासी की व्यवस्था थी, शौचालय, रसोई घर वगैरह हम देखते हैं। ये आपको टिक लगे इसलिए दोस्तों दिख रहे हैं कि वीडियो में यहाँ तक बता चुका हूँ पूरा, और वीडियो बनी नहीं थी। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बन रही है, लेकिन मैं बताता चला गया जब देखा कि वीडियो बनी ही नहीं थी, इसलिए ये आपको टिक लगे दिख रहे होंगे। तो बहरहाल देखते हैं दोस्तों कि ईंटें 4 और 2 के रेशियो में, 4-2-1 के रेशियो में थी। यानी कि ईंटों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो थी ईंटों की 4-2 और 1 के रेशियो में हुआ करती थी। ईंटें जो एल आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, वो चबूतरे, बाहरी हिस्से और मल निकासी व्यवस्था में एल आकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था। एक बार क्वेश्चन बना है इससे। फनीदार ईंटों का उपयोग जल निकासी व्यवस्था में किया जाता था। अलंकृत ईंटें जो मिली हैं वो कालीबंगा से मिली हैं। क्वेश्चन इससे 2-3 बार बना है कि अलंकृत ईंटें किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, क्षेत्र विस्तार वगैरह देख रहे हैं। इसके जो स्थल मिले हैं, स्थलों की खोज किन वैज्ञानिकों द्वारा, किन इतिहासकारों द्वारा, कौन सी सन में की गई, और इतिहास कालों में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं को हम कल की वीडियो में देखेंगे। अलंकृत ईंटें जो प्राप्त हुई हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। एल आकार की ईंटों का उपयोग चबूतरे, बाहरी हिस्से और मल निकासी व्यवस्था में किया जाता था। फनीदार ईंटों का उपयोग जल निकासी व्यवस्था में किया जाता था। अलंकृत ईंटें जो प्राप्त हुई हैं वो कालीगंगा से प्राप्त हुई हैं, कालीगंगा से प्राप्त हुई हैं। कच्ची ईंटों का उपयोग रक्षा दीवार बनाने में, सड़क बनाने में और चबूतरे बनाने में किया जाता था। पक्की ईंटों का उपयोग भवन निर्माण और घर बनाने में किया जाता था। दरवाजे, जैसे कि मैंने पहले बताया, मुख्य सड़क में न खुलकर छोटी गलियों में खुलते थे। इसका इतिहासकारों में उद्देश्य बताया जाता है कि धूल मिट्टी से बचने तथा दुर्घटना से बचने के लिए किया जाता था। अब दुर्घटना से बचने के लिए मुझे लगता है कि शायद कोई तेज रफ्तार वाहन लोगों के या बच्चों को दबा ना दे, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए शायद छोटी गलियों में खोले गए थे। क्योंकि दोस्तों उस समय पे कोई वाहन वगैरह नहीं थे, सिर्फ 2 पहिया और 4 पहिया बैलगाड़ी का ही उपयोग किया जाता था, वो इतनी तेज नहीं चलते थे। अब क्या उनकी मान्यता रही है, क्यों ऐसा करते थे, वो वही जाने। इतिहासकारों के जो मत थे, जो छोटी गलियों में खोलने के पीछे क्या मत है, धूल मिट्टी से बचना तथा दुर्घटना से बचना। नोट: लोथल एक ऐसा स्थल है जहां अन्य स्थलों में जो दरवाजे तथा खिड़कियां खुला करते थे वो छोटी गलियों में खुला करते थे। लोथल में दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क में खुला करते थे। ये बात आप याद रखेंगे और 2-3 बार पूछा गया है। जल निकासी की व्यवस्था देखते हैं। जल निकासी की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी? मुख्य सड़क होती थी, फिर घर होते थे, उनके बीच में नाली बनी होती थी जो कि ढकी हुई होती थी पत्थर से व्यवस्थित। कहीं कहीं पाइप नुमा आकृति भी नालियों के रूप में मिली है। नालियां पत्थर से ढकी होती थी और बीच बीच में नालियों में गड्ढे बनाए जाते थे ताकि जो कूड़ा करकट या मल वगैरह और वो गड्ढों में चला जाए और नालियां साफ बने रहे। और समय समय पर इन गड्ढों को साफ किया जाता था और कीचड़ वगैरह शहर के बाहर फेंका जाता था। धोलावीरा से एक अपवाद है। लकड़ी की नालियां पूछता है कहां से प्राप्त हुई हैं, तो धोलावीरा से प्राप्त हुई हैं। शौचालय, रसोई घर घर के अंदर ही बनाए जाते थे, होते थे।
वस्तुकला प्रारंभ करने का सर्वप्रथम जो श्रेय दिया जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है। हम देख लेते हैं कि कृषि व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा कौन सी कृषि व्यवस्था अपनाई जाती थी और कृषि व्यवस्था में कौन कौन सी कृषि की जाती थी। तो देखते हैं हम, मुख्य फसल जो थी गेहूं और जौ, गेहूं और जौ ही मुख्य खाद्य उत्पादक तथा खाद्य फसल थी, यानी कि सबसे इनको ही उगाते थे और इनको ही खाया जाता था। गेहूं और जौ ही मुख्य फसल थी। गन्ना, सिंधु घाटी सभ्यता से गन्ने के साक्ष्य प्राप्त बिल्कुल नहीं हुए हैं और नगण्य मात्रा में रागी के साक्ष्य कहीं कहीं से प्राप्त हुए हैं। चावल, जो से लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल, आप कैसे याद रखेंगे इसे, चावल में चावल रंगपुर, अब कैसा है, चावल का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, चावल सफेद रंग का होता है, तो रंगपुर से। और लोथल से, लोथल कैसा एक बंदरगाह था, गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, लोथल में मिला है। तो आप देख सकते हैं चावल कहाँ होता है, जहां अत्यधिक वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक होती है, अधिकतर वहीं पर चावल उगाया जाता है। लोथल एक बंदरगाह था, तो भरपूर मात्रा में वहां पर पानी था, इसलिए चावल वहां उगाया जाता था। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पादन का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। और कपास उत्पादन में जो यूनानियों द्वारा कपास का जो नाम दिया जाता है वो सिंडन, यानी कि यूनानी लोग कपास को सिंडन कह के पुकारते थे। ये भी क्वेश्चन एक बार बना है। बनावाली से मिट्टी का हल, कालीबंगा से जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं कि बनावाली से मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुए हैं, पूछता है मिट्टी का हल कहां से प्राप्त हुआ है, बनावाली से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत के साथ कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हम देखते हैं पशुपालन को। पशुपालन में मेनली हम देखते हैं कि शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, यानी कि शेर की अस्थियां वगैरह सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, इसलिए इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शेर नहीं थे। घोड़ा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में कम मात्रा में यानी कम प्राप्त हुआ है। घोड़े की जो अस्थियां प्राप्त हुई है सुरकोटदा से, राणा गुंडई से प्राप्त हुई है। घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से और घोड़े का जो जबड़ा प्राप्त हुआ है वो राणा गुंडई से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा और लोथल से भी घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुंवड़ वाला सांड जो कि पशुपालन में सबसे महत्वपूर्ण था। पशुपालन में लोगों द्वारा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर सभी का पालन किया जाता था। शेर के साक्ष्य नहीं मिले हैं और घोड़े के साक्ष्य कम मिले हैं, जो कि सुरकोटदा, राणा गुंडई, कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। व्यापार में देख लेते हैं हम कि व्यापार में मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता था। व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय से आज से लोग ऐसे कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था, इसे हम वस्तु विनिमय कहते हैं। मोहर के रूप में एक सींग वाले जानवर की जो एक काल्पनिक है, इसकी जो मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। और मोहरों का उपयोग ताले के रूप में किया जाता था। एक मार्का के रूप में मोहरों का उपयोग किया जाता था। जैसे कि गीली मिट्टी, जो कि सामान एक जगह से दूसरी जगह निर्यात करना है, तो गीली मिट्टी का लेप ताले के रूप में लगाकर उसे मोहर से दबा दिया जाता था। और जब सामान दूसरे व्यापारी तक पहुंच जाता था, मोहर को चेक कर लेता कि हाँ सामान का बीच में छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब मोहनजोदड़ो से 2 पहिया खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। मोहर पर नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अब लोथल एक बंदरगाह था, वहां से अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेसोपोटामिया और इराक वगैरह से होता था। मुख्य आयातित वस्तुएं और निर्यातक वस्तुएं। मुख्य आयातित वस्तुओं में जैसे चांदी, जो कि ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। फिर अफगानिस्तान से तांबा, आपको याद रखना है, तांबा जो कि खेतड़ी राजस्थान से आयातित किया जाता था। लाजवत मेसोपोटामिया से। सोना कर्नाटक, जो KGF मूवी आपने देखी होगी, तो कर्नाटक से कोलार गोल्ड फील्ड से सोना को आयात किया जाता था। मुख्य निर्यातित वस्तुएं देखते हैं हम, जैसे कि सूती वस्त्र, हाथी दांत, इमारती लकड़ी, धातु और अनाज का निर्यात किया जाता था। सूती वस्त्रों का इसलिए कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया है। अब देखते हैं हम धार्मिक जीवन।
धार्मिक जीवन में यह एक लौकिक सभ्यता थी। लौकिक सभ्यता से आज लोगों ने जिन चीजों को देखा है उन्हीं में विश्वास करते थे। काल्पनिक चीजों, जैसे कि हम वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि आत्मा परमात्मा की बातें होना शुरू हो जाती है, वो सिंधु घाटीय सभ्यता में नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मंदिर की जो शुरुआत होती है वो गुप्त काल से होती है। मोहरों पर पशुपति शिवनाथ की प्रतिमा मिली है, और जो पूजा की जाती थी, लिंग पूजा, योनि पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा की जाती थी, और सर्वाधिक मातृ पूजा भी की जाती थी, और स्वास्तिक के चिन्ह भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। एक बार पूछा गया एसएससी वगैरह में कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। अंतिम संस्कार की 3 विधियां थी। एक दाह संस्कार विधि, पूर्ण समाधिकरण विधि और आंशिक समाधिकरण विधि। दाह संस्कार विधि जो हिंदू धर्म जैसी है, पूर्ण समाधिकरण मुस्लिम धर्म जैसी, और आंशिक समाधिकरण पारसी धर्म जैसी है। दाह संस्कार में लोगों को जलाया जाता था, और मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां पे लोगों को दाह संस्कार विधि प्रचलित थी। हड़प्पा, जिसमें लोगों का पूर्ण समाधिकरण, लोगों को दफनाया जाता था, इसमें 3 तरह की बातें सामने आती हैं। जैसे कि लोगों को उत्तर दक्षिण दफनाया जाता था। उत्तर की ओर सिर, दक्षिण की ओर पैर होते थे। पूरब पश्चिम दफनाया जाता था। यहाँ पे पूरब की ओर सिर होता था लोथल में, और यहाँ पश्चिम की ओर सिर होता था रोपड़ में। मेनली आप सिर याद रखेंगे। हड़प्पा और कालीबंगा में जो लोगों को दफनाया जाता था, उत्तर दक्षिण दफनाया जाता था। सिर उत्तर की ओर होता था, पैर दक्षिण की ओर। लोथल में लोगों को दफनाया जाता था पूरब पश्चिम। यहाँ पे सिर उत्तर की ओर होता था और पैर पश्चिम की ओर। रोपड़ में जब दफनाया जाता था तो सिर्फ सिर पश्चिम की ओर होता था। आंशिक समाधिकरण, जिसमें पहले शरीर को पशु पक्षियों को खिलाया जाता था, फिर पारसीय धर्म जैसे उन्हें कब्र में दफनाया जाता था। युगल संविधान की अगर हम बात करते हैं तो युगल संविधान के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों द्वारा युगल संविधान से इस तरीके से लगाया जाता है कि मानो जैसे उस टाइम पे सती प्रथा रही हो। कुत्ते के साक्ष्य अपने मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो रोपड़ पंजाब से प्राप्त हुए हैं। एसएससी पीसीएस में हजारों बार यह क्वेश्चन बना है कि किस स्थल से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहां से? रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। बकरे के मालिक के साथ बकरे को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन एक बार बना है। लिपि की अगर हम बात करते हैं तो भाव चित्रात्मक लिपि, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि प्राप्त हुई है, भाव चित्रात्मक लिपि प्राप्त हुई है, जो दाएं से बाएं, फारसी भाषा की कैसे दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगर कोई अभिलेख एक लाइन से बड़ा है तो दाएं से शुरू होकर बाएं तक जाएगी, फिर बाएं से फिर दाएं, फिर दाएं से फिर बाएं। इस तरीके से यह लिपि चलती थी। चूंकि भाव चित्रात्मक लिपि थी, इसलिए इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। सर्वप्रथम जो पढ़ने का प्रयास किया है तो L.A. बेडेल ने 1925 में किया है। इसके बाद में देखते हैं मनोरंजन। मनोरंजन के लिए लोग पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, पशु लड़ाई भी कराते थे, चौपड़ खेलते, शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे। मछली पालन से साक्ष्य कुछ मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा कि कुछ सभ्यताएं देखी, फिर हमने इसकी खोज देखी, फिर काल देखा, फिर इसका उद्भव देखा, नामकरण देखा, नगर नियोजन की व्यवस्था देखी, घर देखे और कृषि देखी। इसके बाद में पशुपालन, व्यापार किस तरीके से होता था, कौन सी चीजें आयात की जाती थी, कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। फिर हमने देखा धार्मिक जीवन, कि कहाँ पे कौन सा धार्मिक जीवन था, कौन कौन सी किन वस्तुओं की पूजा की जाती थी। हमने इसकी लिपि देखी और मनोरंजन देखा। अब देखते हैं लोगों का राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, इसका पतन कैसे हुआ और कुछ पॉइंट। राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं कैसा उस टाइम का राजनीतिक जीवन था। राजनीतिक जीवन राजतंत्रात्मक था या जनतंत्रात्मक? तो अधिकतर इतिहासकार जनतंत्रात्मक को ही राजनीतिक जीवन मानते थे, यानी कि उस टाइम पीरियड में कोई किसी राजा का शासन नहीं होता था, जनता द्वारा ही शासन चलाया जाता था। कुछ छोटे स्तर पर मानते हैं कि समितियां रही होंगी अपने ग्राम स्तर पर ही। अस्त्र शस्त्र प्राप्त नहीं हुए हैं, यहाँ के लोग बहुत शांति प्रिय थे, तलवारों वगैरह के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। पिंगट महोदय द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी गई है। आप इसे याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि इतिहासकार है पिंगट, इनके द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक ही शहर की 2 जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में उस टाइम पे वर्ण व्यवस्था नहीं थी,
जैसे कि हम वैदिक सभ्यता में देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का उद्भव होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यवस्थाएं जो कि कर्म आधारित न होकर जन्म आधारित होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी कोई व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। भोजन के लिए लोग शाकाहारी, मांसाहारी भी थे। मनके बनाने का जो कारखाना प्राप्त हुआ है, मनके बनाने का कारखाना चंद मुद्रणों से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे आप, और कई जगह पूछा भी गया है। इसके बाद में हम देखते हैं वस्त्र। कपास का उत्पादन करते थे और भेड़ बकरियां भी थी, इसलिए सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र ये पहनते थे। इस टाइम का जो समाज प्राप्त हुआ है, समाज है वो मातृ सत्रात्मक था। इतिहासकारों द्वारा अधिक मात्रा में स्त्रियों की मूर्ति मिलने के यह आश लगाया जाता है कि उस टाइम का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। अब देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। इतिहासकारों में मतभेद थे, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। ये मतों को एग्जामों में पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सर्वमान्य जो मत है कौन सा है, तो सर्वमान्य मत बाढ़ को माना जाता है। जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव, जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का जो कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज के इन नदियों के संगम पर अवस्थित थी और बाढ़ को ही इस सभ्यता का सर्वमान्य कारण माना जाता है। अब देखते हैं आर्यों का आक्रमण। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड द्वारा यह मत दिया गया कि आर्यों के आक्रमण ने ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किया और आर्यों ने फिर वैदिक सभ्यता का विकास किया। आर्यों के आक्रमण को व्हीलर और गार्डन चाइल्ड द्वारा इसके पतन का कारण माना जाता है। बाढ़ का द्वारा पतन का कारण जॉन मार्शल, मैके और एस.आर. राव को माना जाता है, एस.आर. राव द्वारा माना जाता है। महामारी जो एक कारण माना गया है कि उस टाइम पर किसी वायरस तथा किसी महामारी द्वारा सभी लोगों का अंत हो गया, यह कैनेडी के द्वारा, इतिहासकार है कैनेडी के द्वारा माना गया। जलवायु, कुछ और मत दिए गए जैसे कि जलवायु परिवर्तन को माना गया, भूकंप, सुनामी वगैरह को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण माना गया है। तो दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की आज हमने सभी बातों को देखा कि लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था। कल की हम वीडियो में मेनली स्थलों को देखेंगे कि स्थल भारत के किन क्षेत्रों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के किन क्षेत्रों में अवस्थित थे, उनकी लोकेशन को देखेंगे और उनसे बनने वाले कि किस स्थल की खोज किस इतिहासकार ने की है, कौन सी सन में की है तथा कौन से स्थल से विभिन्न जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से मिले हैं, वो सभी देखेंगे। तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ 2-3 लिखे हैं मैंने, वो देख लेते हैं कि माप तौल की उस टाइम पे लोगों को माप तौल का ज्ञान था और माप तौल की जो इकाई थी 16 के अनुपात में थी। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 16 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम, ऐसे 16 के अनुपात में माप तौल की इकाई थी। मेलुहा एक शब्द है, मेलुहा, जो कि जिसका अभिप्राय इतिहासकारों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया जाता है। कई बार यह शब्द पूछा गया है कि मेलुहा शब्द का अभिप्राय किस सभ्यता से है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से है। मृदभांड जो सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, लाल बर्तन यानी कि लाल मिट्टी के, यानी कि लाल रंग के, जिन पर काली चित्रकारी की गई थी, लाल काली मृदभांड प्राप्त हुए हैं। लाल रंग के काली चित्रकारी किए हुए मृदभांड सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, जो कि पक्की मिट्टी की थे। पक्की मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने देखा कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन कैसा था और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे होगा, एक सुव्यवस्थित नगरीकृत सभ्यता का अंत कैसे हो गया और इतिहास का नाम में मतभेद है। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम इसके स्थलों को देखेंगे, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय।